जनपद का भी साथ छूटता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी सोरोसबद्ध होकर भारत विरोधी बर्लिन यात्रा पर गए थे, उसके बाद जिस प्रकार से एक के बाद एक केवल जनमत नहीं बल्कि संगत और जनपद के भी कुछ लोग उनसे किनारा करने की फिराक में हैं, वो साफ नजर आ रहा है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के लिए आ रहा था और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने जो भारत बदनामी बर्लिन में की है उसके विषय पर तो बात करेंगे ही, परंतु उससे पहले मैं उनका फैक्ट चेक करूं या भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों का खंडन करे, उससे पहले मैंने देखा कि यहां तो संगत ही राहुल गांधी की बातों को खारिज करने में लगी हुई है। सबसे पहले राहुल गांधी जो बिहार में वोट चोरी कहते हैं, शशि थरूर जी तो कहकर आ गए कि भाई बिहार में पिछले 20 वर्षों में एनडीए की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब कि उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के इस नैरेटिव को, इस एच बॉम्ब को पूरी तरह से डिफ्यूज कर दिया। फिर राहुल गांधी के एक और साथी है, लेफ्ट के सांसद जॉन ब्रिटास। और जॉन ब्रिटास साहब जो काफी चर्चित भी रहते हैं, काफी मुखर भी रहते हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने तो और भी बड़ी बात का डिस्क्लोजर कर दिया कि केवल लेफ्ट पार्टी ही नहीं बल्कि डीएमके भी राहुल गांधी की इस भारत बदनामी यात्रा के खिलाफ थी। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो अपने काम को सीरियसली नहीं लेते। और यह बात खत्म हुई ही थी तो कांग्रेस पार्टी के एक और सांसद इमरान मसूद आ गए और इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है। अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ, प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है। और इस बात का एंडोर्समेंट स्वयं रॉबर्ट वाड्रा जी की तरफ से भी आ गया कि हां बिल्कुल सही है। इसका मतलब जनमत तो राहुल से गया ही। लेफ्ट से लेकर ओमर अब्दुल्ला जिन्होंने राहुल गांधी की बातों को खारिज किया, सुप्रिया सुळे, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जो राहुल गांधी की सारी बातों को खारिज करती है, तो संगत तो गया ही। पर अब तो जनपद में भी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी को ना अब जनमत हासिल है, ना संगत हासिल है, ना समर्थन जनपद हासिल है। और यह साफ नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक और स्टोरी आई थी कि ओडिशा के कांग्रेस के नेता मोहम्मद मोकिम ने भी कहा कि भाई राहुल जी को हटाओ, खड़गे जी को हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। तो तुरंत मोहम्मद मोकिम के निकाल करने के लिए, उनको बाहर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी फैक्शन की ओर से एक फतवा जारी किया गया। अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता कि राहुल गांधी के अंदर किसी को विश्वास नहीं है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। यह राहुल गांधी के लिए अब केवल जनता की ओर से नो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अब तो उनके खुद के अलाय पार्टनर और परिवार के सदस्य और पार्टी के सदस्य भी एक के बाद एक राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर रहे हैं। और इसीलिए जब राहुल गांधी जनता से हारे, संगत से हारे और अब जनपद से भी शायद उनको समर्थन प्राप्त नहीं है, तो फिर से एक बार अपना गुस्सा और बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है वो निकालने के लिए विदेश चले गए और भारत के खिलाफ वो गुस्से को निकालने लगे। और फिर से एक बार राहुल गांधी ने मोदी विरोध में या जनता के विरोध में या जनता के मैंडेट के विरोध में भारत विरोध शुरू कर दिया। अभी हमने देखा है कि आईएनसी तो एमएमसी बन ही चुकी थी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया, माओवादी मुस्लिम लीग। पर माओवादी मुस्लिम लीग के साथ साथ
अब आईएनसी का नया नाम बन चुका है एएनसी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये एंटी नेशनल कांग्रेस है। और ये राहुल बाबा ये एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, ये राहुल गांधी एलओपी मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, एलओपी मतलब लीडर ऑफ पर्यटन और एलओपी मतलब लीडर ऑफ पलायन बन चुके हैं। और आईएनसी का केवल एक ही काम बन चुका है, बीबीबी, भारत बदनामी ब्रिगेड बनकर राहुल गांधी के नेतृत्व में पी फॉर प्रोपेगेंडा फैलाना, दुष्प्रचार करना भारत के खिलाफ, पी फॉर पर्यटन पर चले जाना, पार्लियामेंट छोड़कर बंक करके विदेश चले जाना सोरोस के एजेंट से मिलने के लिए, और पी फॉर पलायन कर देना। जब कोई प्रमाण नहीं हो बातों का तो हिट एंड रन करके एक एलिगेशन लगाकर दूसरा एलिगेशन लगाकर तीसरा एलिगेशन लगाकर पलायन कर देना, पर जब पार्लियामेंट से लेकर बाकी जगहों पर जवाब दिया जाता है तो भाग जाना। आज राहुल गांधी ने जो भी बातें कही है बर्लिन में, उसका एक के बाद एक फैक्ट चेक तो मैं करूंगा ही, पर एक बार आपको राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड बता देना चाहता हूं। यह राहुल गांधी जी ने पिछले कुछ वर्षों में क्या किया है। राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, भारत के खिलाफ सुपारी लेते हैं, सोरोस की ये सुपारी लेकर सोरोस की जो भी स्क्रिप्ट होती है भारत के खिलाफ उसको उगलने का काम राहुल गांधी करते हैं। और ये सोरोस के इशारे पर करते हैं, कुछ विदेशी ताकतों के इशारे पर करते हैं। आपको याद होगा कि एक बार राहुल गांधी विदेश गए और कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी इज डेड, और इसीलिए भारत में यूएस और यूके का इंटरवेंशन होना चाहिए। सीधे सीधे उन्होंने मांग की कि भारत की सॉवरेनिटी, सार्वभौमता के खिलाफ ये विदेशी ताकतें इंटरवीन करें। राहुल गांधी का एक और स्टेटमेंट जो उन्होंने अपने कार्यालय में दिया था कि हमारी लड़ाई बीजेपी या मोदी जी से नहीं है, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। फिर आपको याद होगा कि जब भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड कर रही थी तो राहुल गांधी ने बोला भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी इज डेड। और ये वही राहुल गांधी है जो कभी सोरोस के एक चेले सलील शेट्टी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते हैं, या कभी सोरोस के फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई कॉर्नेलिया वुल के साथ दिखाई देते हैं, या कभी सोरोस की फंडेड ओसीसीआरपी की रिपोर्ट्स लेकर भारत की संस्थाओं के खिलाफ दुष्प्रचार करके पार्लियामेंट को बंधक बनाते हैं, या कभी तो वो भारत के खिलाफ बोलने वाली इल्हान ओमर और कुछ बांग्लादेशी पत्रकार जो केवल और केवल भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, जम्मू कश्मीर के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, उनसे गुपचुप मीटिंग करते हैं। राहुल गांधी का जो अभी लेटेस्ट एपिसोड आया है भारत बैशिंग का बर्लिन से, उसके विषय में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं और एक के बाद एक फैक्ट चेक करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने बोला सबसे पहले इस पूरे 1 घंटे 8 मिनट के उनके जो स्पीच में, जो पार्लियामेंट बंक करके वो विदेश गए थे देने के लिए, कि ईवीएम्स जो है वो फॉल्टी होती है, ईवीएम्स को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीने से तो ये लोग वोट चोरी और वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठा रहे थे। तो कई बार पूछा भी गया कि भाई ईवीएम का राग अलापना बंद कर दिया, आप ईवीएम से संतुष्ट हो? और कोई भी लॉजिकल पर्सन बोलेगा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होगी या ईवीएम ही मैनिपुलेट किया जा रहा था तो भाई वोटर लिस्ट को कौन मैनिपुलेट करेगा? आपका तो यह कहना था हर बटन दबाओ तो मोदी को वोट जाता है, बीजेपी को वोट जाता है। तो अब वो फिर से ईवीएम के ऊपर आ चुके हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी, अभी ये केरल में जो लोकल पोल्स हुए, जिसपे आपने ट्वीट भी किया है और आपने तो खुशी जताई कि कैसे कांग्रेस पार्टी और आपकी अलायंस जीती है वहां पर, वो तो ईवीएम से हुए। और जहां तक मेरी जानकारी है ईवीएम विदाउट वीवीपैट ये हुए। तो वहां पर ईवीएम बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। झारखंड में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, जम्मू कश्मीर में, यहां सभी जगहों पर तो ईवीएम ठीक काम कर रहा था। लोकसभा के चुनाव में ईवीएम ठीक काम कर रहा था। हां, पर जब आप चुनाव हार जाते हैं और जब
बिहार में आपके पास कोई जवाब नहीं बचता देने के लिए, तो वहां पर ईवीएम का बहाना फिर से शुरू कर दिया आपने। 41 वर्डिक्ट्स आए हैं ईवीएम को लेकर अलग अलग कोर्ट्स के। सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्डिक्ट है कि केवल जब आप हारते हैं तो ईवीएम को दोष देना यह बिल्कुल गलत है। और चलिए अदालत पर भरोसा ना हो तो आपके साथी संगत वाले उमर अब्दुल्ला जी पर तो भरोसा होगा। उमर अब्दुल्ला जी भी कहते हैं कि मैं ईवीएम को दोष नहीं दे सकता। सुप्रिया सुळे का भी पार्लियामेंट में बयान है कि इसी ईवीएम से तो मैं चुनाव जीती हूं कई बार, तो मैं कैसे ईवीएम को ब्लेम कर दूं। तो राहुल जी, पहला सवाल, आपने विदेश में जाकर ईवीएम्स को फॉल्टी बोल दिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उमर अब्दुल्ला जी और आपके साथी एनसीपी शरद पवार ये सब झूठे हैं क्या? दूसरा, राहुल गांधी बोलते हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस फेयर नहीं था। ये इलेक्टोरल प्रोसेस फेयर नहीं था कि बात कौन कर रहा है? ये वही राहुल गांधी है ना जिनके परिवार में खानदानी वोट चोरी का इतिहास लिखा हुआ है। 75 में 1975 में इंदिरा गांधी कन्विक्ट हुई इलेक्टोरल फ्रॉड के लिए। 1987 के जम्मू कश्मीर के चुनाव रिग किए गए, यह शशि थरूर का ऑन रिकॉर्ड बयान है। 1990s में ईवीएम के आने से पहले बूथ चोरी की जाती थी। जी परमेश्वर से लेकर संदीप दीक्षित का अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यह ऑफिशियल बयान है। और कांग्रेस बात कर रही है वोट चोरी की। अभी कांग्रेस पार्टी का एक नेता नंजेगौड़ा कर्नाटका में कन्विक्ट हुआ है वोट चोरी के लिए। कन्विक्ट हुआ है, उसका इलेक्शन रद्द हुआ है। यह कांग्रेस पार्टी बोल रही है। और फिर से मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, आप तो वोट चोरी कर रहे हैं, पर आप क्यों अपने पार्टी के लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते? तारिक अनवर बोलते हैं ये वोट चोरी नहीं, ये सीट चोरी है। कुमारी शैलजा बोलती है कि वोट चोरी की वजह से नहीं, अंदरूनी कमजोरी की वजह से आ रहे। और स्वयं एनसी, इनके साथी, उनके सांसद मोहम्मद रमजान, अभी उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दिया था जब ये एसआईआर और इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स को लेकर चर्चा हुई कि जम्मू कश्मीर में मोस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए, जिसकी बदौलत हमारी सरकार कांग्रेस के साथ बनी। तो अब बताइए, इलेक्शन प्रोसेस उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी को तो फ्री एंड फेयर लगा, झारखंड में मुक्ति मोर्चा को, जेएम को तो फ्री एंड फेयर लगा। जहां आप हारते हैं वहां पर इलेक्शन प्रोसेस अनफेयर है, और जहां आप जीतते हैं वहां पर आप तो केरला से लेकर बाकी चुनावों में अपनी जीत बताते हैं। तो यह वोट चोरी नहीं, यह ट्रूथ चोरी का मामला है, और यह हिपोक्रेसी करके चोरी पे सीनाजोरी का मामला है। एक और ट्रबलसम स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया, मैं एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं आपको, और मैं चाहता हूं कि मीडिया के साथी इन कोट्स को उठाकर राहुल गांधी जी से एक बार कम से कम काउंटर सवाल भी पूछे। राहुल गांधी ने अभी इस बयान में, इस 1 hour 8 minute के संबोधन में बोला, और आप चेक कर सकते हैं काउंटर्स में, 1 woman has voted 200 times in the हरियाणा इलेक्शन। राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर बोला है कि एक महिला ने 200 बार अपना वोट कास्ट किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने ये कहा है कि नाम 200 बार था, उन्होंने कहा कि शी हैज वोटेड 200 टाइम्स। अब मैं इस मंच से राहुल गांधी को चुनौती देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने कहा था शकुन रानी नाम की एक महिला ने 2 बार वोट किया था। आप ही के मीडिया के साथियों ने जाकर शकुन रानी जी का बयान लिया था और बताया था कि शकुन रानी जी ने 1 बार ही वोट किया था, 2 बार नहीं किया था। यहां पर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि एक महिला है, कोई एक महिला है जिसने 200 बार वोट किया है। मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी को कि 200 बार कहां, किस बूथ पर उन्होंने वोट किया और वो कौन महिला थी, उसके डिटेल्स सामने दिए जाए। क्योंकि उन्होंने कहा है कैटेगोरिकली शी हैज वोटेड 200 टाइम्स। उनका नाम कई बार आया ये नहीं बोल रहे, वोट कर दिया है। और मैं तो लॉजिकली एक सवाल पूछना चाहता हूं, वोटिंग कितने बजे से कितने बजे तक की होती है? सुबह 7 से लेकर 6 बजे तक की, मतलब 11 घंटे। तो 11 घंटे में अगर 200 वोट डालने हैं तो 18 वोट हर घंटे, मतलब हर 3 मिनट में 1 वोट। क्या यह मुमकिन है क्या कि हर 3 मिनट में कोई 1 वोट डाल दे? हमारी जैसी व्यवस्थाएं हैं कि आप जाते हो, एंटर करते हो, अपना वोट चेक करते हो, दिखाते हो अधिकारी को, फिर ईवीएम के पास जाते हो, वोट करते हो और बाहर निकलते हो। उतने में काफी
समय है क्या 3 मिनट में एक वोट कास्ट करने का? लीव अलोन की आपकी उंगली पर एक इंडेलिबल इंक का निशान भी आता है। और लीव अलोन अगर ये कह रहे कि अलग अलग बूथ पे हुआ है तो कैसे हो सकता है? एक बूथ से दूसरे बूथ जाने में भी तो समय लगेगा। मतलब ना लॉजिक है ना फैक्ट्स है, केवल आकर भारत की बदनामी करनी है। तो इस प्रकार के आउटलैंडिश और मैं कहूंगा कि बिल्कुल तर्कहीन बातें करना, यह राहुल गांधी की आदत बन चुकी है, फितरत बन चुकी है और शरारत बन चुकी है। राहुल गांधी बोलते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के पोल बड़े अनफेयर थे। राहुल गांधी जी, महाराष्ट्र के चुनावों पर जो आपके आरोप थे वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, क्या निकला उसमें से? या आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अब जो है कॉम्प्रोमाइज हो चुका है? तो कह सकते हैं आप। राहुल गांधी जी ने हरियाणा के चुनाव की बात की। राहुल गांधी जी, कुमारी शैलजा से पूछ लीजिए, आपकी बड़ी वरिष्ठ नेता है, दलित नेता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को क्यों दोष देते हो, हम तो हुड्डा जी की वजह से हारे। और राहुल गांधी जी, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, अभी बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आए ना, आज हम लोग 23 दिसंबर पर है। आपका आरोप है कि बिहार में भी बड़े स्केल पर धांधली हो गई। चलिए, एसआईआर में तो आप एक कंप्लेंट, एक शिकायत वोट डिलीशन को लेकर नहीं दे पाए, पर वोट की धांधली हुई, चुनाव गलत तरीके से हरवाया गया, इसको लेकर कितनी पेटिशंस कांग्रेस के नेताओं ने डाली है, या आरजेडी के नेताओं ने डाली है, या समूचे विपक्ष ने डाली है? एक पेटिशन अगर किसी हाईकोर्ट में हो तो बता दीजिए, इलेक्शन पेटिशन। पेटिशन डालेंगे नहीं, सीसीटीवी मांगेंगे नहीं, और फिर उसके बाद कहेंगे कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। यह है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी जी ने केवल भारत की इलेक्टोरल प्रोसेस, भारत की इंस्टीट्यूशंस, भारत के इंस्टीट्यूशनल कैप्चर पर या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है वो हमारे खिलाफ काम कर रही है, इतना नहीं बोला है। राहुल गांधी ने तो यह भी कह दिया कि भारत में प्रोडक्शन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और चाइना जो है वो बड़े अच्छे से प्रोड्यूस कर पाता है, और भारत ने अपना पूरा प्रोडक्शन चाइना को दे दिया। यह भी राहुल गांधी ने कहा। तो आइए इसका भी फैक्ट चेक कर लेते हैं। वैसे एक बात समझ में नहीं आती कि राहुल गांधी को चाइना से इतना प्रेम क्यों है। ये चाइना का लेकर चंदा आरजीएफ में, चाइना का बढ़ाना है धंधा और प्रोपेगेंडा, ये कुछ ऐसा मामला है क्या? या वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया है उसकी वजह से इनको केवल और केवल चाइना में अच्छाई नजर आती है और भारत की बदनामी करनी है? मतलब भारत का करो अपमान, चाइना के गांव गुणगान। अभी कुछ महीने पहले वो गए थे कोलंबिया, 1 महीने 2 महीने पहले, तब उन्होंने कहा था कि भाई भारत तो लीड नहीं कर सकता दुनिया को, चाइना लीड कर सकता है। डोकलाम के समय पर हम देखते हैं कि चाइनीज एम्बेसडर के साथ चोरी चोरी छुपके छुपके मिलते हैं, जब भारत की सेना आंख से आंख मिलाकर चीनी सेना को जवाब दे रही होती है। चाइना से चंदा लेते हैं और भारत के खिलाफ जो भी नीतियां हैं उसको अपनाने का काम करते हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट हो, या अक्साई चीन हो, या भारत के आर्थिक हित हो, सबका सौदा अगर किसी ने किया है तो राहुल गांधी के परिवार ने किया है, चीन से चंदा लेकर। पर राहुल गांधी जी, आपके लिए कुछ फैक्ट्स भी लेकर आया हूं, क्योंकि आपने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग डेड है। क्यों आपने कहा कि भारत की प्रोडक्शन डेड है? तो राहुल गांधी जी, पिछले 10-11 वर्षों में आपको मैं बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत ने 6 गुना की ग्रोथ की है, 6 टाइम्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट्स में भारत की 8 गुना की बढ़त हुई है, 8 टाइम्स। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 2 यूनिट हुआ करते थे देश में, केवल 2, यूपीए के जमाने में। आज उसमें 150x मतलब 150 टाइम्स ग्रोथ हुई है। भारत का कुल मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट्स यूपीए के जमाने में 1500 करोड़ का था। आज भारत में जो मोबाइल फोन्स बनते हैं, 95 to 98% भारत का जो मोबाइल फोन कंजम्पशन है वो भारत ही पूरा करता है, और उसके अलावा हम 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करते हैं। और राहुल गांधी जी, आप अखबार तो पढ़ते ही होंगे इंग्लिश के। अप्रैल 2025 का रिपोर्टेड मैं आपको न्यूज बता रहा हूं,
Apple company to move US bound iPhones from China to India completely by 2026. ये अप्रैल 2025 की रिपोर्ट है। 17 दिसंबर 2025, Apple eyes Indian chip makers for its iPhone moving away from China. 22 दिसंबर 2025, Foxconn, जिसकी प्रोडक्शन यूनिट है भारत में, Foxconn hires 30,000 people in the last 6 to 8 months for production of iPhone in India. ये प्रोडक्शन कम हो रहा है या ये चाइना से भारत में शिफ्ट हो रहा है? 29 जुलाई 2025, ये कई अखबारों में ये लेख छपे थे, हाउ इंडिया हैज बीटन चाइना टू बिकम द बिगेस्ट स्मार्टफोन मेकर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2018, सैमसंग का जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मोबाइल फोन्स का, आज वो भारत में स्थापित है। पूरी दुनिया में सैमसंग का लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में। और केवल मोबाइल फोन से नहीं तो टॉयज का देख लीजिए। जिस टॉयज के ऊपर हम लोग, चाइना के टॉयज पर हम लोग निर्भर रहते थे और 80% हमारे टॉयज इंपोर्ट होते थे सिर्फ चाइना से, आज उसमें 50% की गिरावट हुई है और भारत के टॉयज 239% से बड़े हैं एक्सपोर्ट्स में। आज पहली बार भारत में हम डिफेंस गुड्स केवल इंपोर्ट नहीं बल्कि 23,000 करोड़ के डिफेंस गुड्स भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मोस और बाकी जो मिसाइल्स और गन्स है। और आप कहते हैं कि भारत की प्रोडक्शन डेड है, भारत की अर्थव्यवस्था डेड है, भारत की इकोनॉमी डेड है। राहुल गांधी जी, आपका पॉलिटिकल करियर डेड है। और क्योंकि आपका पॉलिटिकल करियर डेड है, आपको भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी, भारत की प्रोडक्शन, भारत की डेमोक्रेसी, सब कुछ डेड नजर आता है। और आखिरी में राहुल गांधी ने जो सबसे डेंजरस बात बोली, राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि पीपल इन इंडिया विल फाइट अगेंस्ट ईच अदर एंड इंडिया इज गोइंग टू फेल। राहुल गांधी जी, मैं पूछना चाहता हूं कि किसका विजन है जिसकी वजह से भारतीय को भारतीय के खिलाफ किया जा रहा है? कभी प्रांत के नाम पर, कभी उत्तर दक्षिण के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर। यह किसकी विचारधारा है? बता देता हूं मैं आपको। यह कौन कहता है कि जो नॉर्थ है उसको ज्यादा फंड्स मिल रहे हैं और साउथ को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए नॉर्थ से? यह बयान है डीके शिव कुमार के भाई सांसद का, डीके सुरेश का। कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की इस स्टेटमेंट पे? यह बयान बंटवाने वाला है या यह बयान जोड़ने वाला बयान है? यह कौन कहता है बिहार के विषय में कि बिहार के लोगों का डीएनए कम है और तेलंगाना के लोगों का डीएनए बेहतर है? यह तो रेवंत रेड्डी जी का बयान है, वो तो आपके मुख्यमंत्री हैं। कौन लड़ा रहा है बिहार को तेलंगाना से? कौन लड़ा रहा है उत्तर और दक्षिण को? कौन लड़ा रहा है, कह रहा है कि हमारा डीएनए जो है वो कुर्मी डीएनए से बेटर है? ये रेवंत रेड्डी का बयान है। और केवल ये नहीं, ये सनातन को समाप्त कर दीजिए, सनातन बीमारी है, सनातन डिजीज है, डेंगू है, मलेरिया है। यह बयान किसका है? डीएमके और कांग्रेस के नेताओं का। तो कौन धर्म को, एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ा रहा है? अभी आपकी सरकार तमिलनाडु में है, वहां पर हिंदुओं को एक संवैधानिक अधिकार वहां की कोर्ट ने दिया कि आप जाकर दिया, दीपक, जहां पे आपको दीपथुन पे एक पहाड़ पे लगाना है, आप लगा सकते हैं। वर्षानुवर्ष से वो प्रथा चली आ रही है। उस जज के खिलाफ तो आप लोगों ने इंपीचमेंट मोशन लाया जिसने हिंदुओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिया, हिंदुओं को दीपक जलाने का अधिकार नहीं दिया, पर उसी के बगल में एक वहां पर जो दरगाह है उसको वहां पर फेस्टिविटीज मनाने का और अपना फ्लैग होइस्ट करने का पूरा अधिकार दे दिया। यह कौन लड़ा रहा है हिंदू और मुसलमान को? यह कौन भारतीय को भारतीय से लड़ा रहा है जाति के नाम पर? आपका तो पूरा मॉडल ही डिवाइड एंड रूल कर रहा है। और इसीलिए हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली और दिल्ली में 1984 के जो नरसंहार हुए, यह सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ही भारतीय को भारतीय से लड़ाया है और भारतीय को भारतीय से लड़ाने के बाद कांग्रेस ने उसको जायज भी ठहराया है। इसीलिए अभी जो 1 महीने पहले
कांग्रेस का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें एक और भारत विरोधी शख्स बैचलेट जी को बुलाया गया था इंदिरा गांधी प्राइज देने के लिए। और उस प्राइज देते वक्त प्रथम पंक्ति में कौन बैठे थे? तो बैठे थे जगदीश टाइटलर, जिनके ऊपर सिखों का नरसंहार करने का आरोप है। तो राहुल गांधी जी, सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि कभी आप सेना का अपमान करते हैं, कहते हैं कि सेना की पिटाई हो गई, सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगाती है। आपके नेता पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि सेना की आवश्यकता नहीं, सिंदूर में हम फेल हो गए। कभी भारत के संस्थाओं का आप अपमान करते हैं विदेशी धरती पर जाकर, कभी भारत की संप्रभुता के खिलाफ आप जाकर बोलते हैं, कभी भारत की आर्थिक शक्ति के खिलाफ आप झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, कभी भारत के सनातन संस्कृति के खिलाफ आपके नेता बोलते हैं। तो क्या भारत का करो अपमान, यही बन चुकी है राहुल गांधी की एकलौती पहचान? और इसीलिए आज राहुल गांधी के साथ केवल जनमत ही नहीं, ना उनके संगत वाले लेफ्ट के नेता खड़े हैं, ना टीएमसी के नेता, ना शशि थरूर, ना इमरान मसूद, ना प्रियंका वाड्रा जी के कैंप से जुड़े हुए कुछ लोग और उनके परिवार से जुड़े हुए कुछ लोग। यह है राहुल गांधी के खिलाफ देश का नो कॉन्फिडेंस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसके अलावा कोई विषय हो तो प्लीज बताइएगा। दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके का धरना हम यहाँ पर फैला रहे हैं उसका असर जो है बांग्लादेश में हो रहा है और वहां पर हिंदू और ईसाइयों की हत्याएं हो रही हैं। तो दिग्विजय सिंह जी, जिनकी पृष्ठभूमि रही है कि उन्होंने 26/11 में पाकिस्तान और अजमल कसाब को क्लीन चिट देते हुए कहा कि ये इस्लामिक जिहादियों ने, पाकिस्तानी जिहादियों ने नहीं किया है, ये आरएसएस और हिंदुओं की साजिश है। उस दिग्विजय सिंह ने आज ये कहा है कि क्योंकि भारत में तथाकथित रूप से माइनॉरिटीज के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसका बदला, उसका रिएक्शन बांग्लादेश में हो रहा है। मतलब कि किस प्रकार से बांग्लादेश में हम जो हिंदू विरोधी एक इस्लामिस्ट और बहुत ही खतरनाक फोर्सेस को देख रहे हैं, उसको भी जायज ठहराने का काम, उसको भी लेजिटिमाइज करने का काम, उसको भी नॉर्मलाइज करने का काम आज कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति में कर रही है। हमें तो पता था कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि जो बांग्लादेश की स्थिति है वो भारत में आ जाए, भारत में बन जाए, पर अब वोट बैंक के नाम पर हिंदुओं का कत्ल करने वाले इस्लामिक जिहादियों के बचाव के काम पर। और दिग्विजय सिंह जी, आप बता दीजिए कि भारत में माइनॉरिटीज के खिलाफ कब अत्याचार हुआ? यह हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली और दिल्ली सब आपकी सरकारों की देन है। आज तो चाहे मोहित हो या मोहम्मद हो, चाहे सुल्ताना हो या शिल्पा हो, चाहे किसी भी धर्म या वर्ग से हो, उसे तो हर सुविधा, हर लाभ मिल रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। पर यहां पर भेदभाव हो रहा है यह कहकर बांग्लादेश में जो एक वहां पर हिंदू व्यक्ति के साथ हुआ, उसकी इतनी निर्मम हत्या की गई, उसको भी जस्टिफाई करने का और इस्लामिक जिहादी ताकतों को ग्लोबली सपोर्ट करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी के वो नेता कर रहे हैं जिन्होंने जाकिर नायक में एम्बेसडर ऑफ पीस और शांति नायक देखा था। ये वही व्यक्ति है जिनको लगता था जाकिर नायक इज एम्बेसडर ऑफ पीस। और मैं पूछना चाहता हूं, आजकल कांग्रेस पार्टी बड़ी बातें कर रही है। कांग्रेस पार्टी बताए ना कि जब सीए कानून लाया गया तो इस प्रकार से प्रताड़ित होने वाले बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय से भाई बहन है, उनके लिए ही तो लाया गया था। उसका विरोध किसने किया? और यह तब किया जब सीए की मांग या सीए की परिकल्पना स्वयं महात्मा गांधी जी ने की थी। स्वयं मनमोहन सिंह ने कहा था कि सीए होना चाहिए। स्वयं प्रणब मुखर्जी की रिपोर्ट ने कहा था कि सीए जैसा कानून होना चाहिए जहां पर अल्पसंख्यक जो है बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए भारत में। और आज जब सीए लाया गया और वहां पर जो प्रताड़ित हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उन सभी लोगों को जब शरण देने का काम किया गया तो इसका विरोध भी कांग्रेस पार्टी जो पैलेस्टाइन के मुसलमानों के लिए बैग टंगा कर आती है, उसने किया।